एवरीवन। जहां हम लास्ट वीडियो में अपने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और मोल कॉन्सेप्ट में हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और कंसंट्रेशन टर्म में हमने 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन। हमने इन 4 टर्म्स के बारे में देखा था। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसी भी कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन का मतलब है, जैसे मान लो सपोज करो अगर मेरे पास में कोई भी एक कंटेनर है और इस कंसंट्रेशन में इस कंटेनर में मेरे पास पानी भरा हुआ है, पानी भर दिया, यहां तक ये पानी है, ठीक है, पानी है। अब इस पानी के जो कंटेनर में मेरे पास में यहां पे 100% वाटर है। मान लो सपोज करो मेरे पास ये 100% वाटर है, ठीक है। अभी मेरे पास में कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब मेरा सॉल्यूशन नहीं है, अभी मेरे पास प्योर कंपाउंड है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर क्योंकि मेरे पास में सोल्ट है और सोल्ट का पैकेट मेरे पास में पूरा भरा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसमें यहां से बाहर से सोल्ट इसमें ऐड करूं, 1 चम्मच, 1 स्पून इसमें चम्मच ऐड कर दी। 1 स्पून मैंने NaCl का इसमें डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व किया, मैं पी गया, क्योंकि भाई हम तो नींबू पानी बनाना चाहते हैं। अब ये पी लो, फिर उसके बाद में नींबू निचोड़ लेंगे, मुंह में निचोड़ लेंगे, चीनी को खा जाएंगे, शेक कर लेंगे अपने आप को, तो कह देंगे भाई हमारे पास शिकंजी बन गई है। ऐसा ही तो करेंगे। चलो कोई नहीं है, पहले हमने इसमें ये ऐड कर लिया, ठीक है। अभी फिर मैंने देखा कि नहीं भाई इससे बात नहीं बन रही है, पानी मेरा उतना ही है। अब मैं इसमें और NaCl डाल दूं, और NaCl डाल दिया, चलो क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अभी तो मैं इसमें और NaCl डाल दूं, क्या फर्क क्या पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे पास यहां पर अगर मैं देखूं इस सॉल्यूशन को जो बनने लग रहा है उसको देखूं, तो मेरे पास NaCl की क्वांटिटी लगातार बढ़ती जा रही है। NaCl इस सॉल्यूशन में लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन वाटर की क्वांटिटी तो उतनी ही है, वाटर तो सेम है, वो तो फिक्स हो रहा है, अभी वो फिक्स है। अब मैं यहां पे अगर चेक करूं, ध्यान से मैं देखूं, तो मेरे पास NaCl बढ़ा है, मतलब मेरे को जब पीने को मिलेगा तो मेरे से पिया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो NaCl है इसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है, अमाउंट बढ़ती जा रही है, अमाउंट बढ़ती जा रही है, मतलब इसमें खारापन बढ़ता जा रहा है। सिमिलर तरीके से जब इसमें कुछ भी ऐड नहीं था, तब इसमें हम ये कह सकते हैं अगर थोड़ी सी अमाउंट में NaCl था, थोड़ा सा अगर NaCl हमने ऐड किया था 1 चम्मच, उस टाइम में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी, NaCl की क्वांटिटी कम थी। NaCl थोड़ी अमाउंट में था, H2O हाइयर क्वांटिटी में था, हाइयर क्वांटिटी में था। अब हम जैसे जैसे इसमें NaCl ऐड करते जा रहे हैं, NaCl बढ़ता जा रहा है और वाटर है वो उसकी अमाउंट घटती जा रही है। मतलब क्यों घटती क्यों जा रही है? मतलब इसके कंपैरिजन में जहां पे ये बढ़ रहा है वहां पे इसके कंपैरिजन में तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरे पास में सॉल्यूशन पे फर्क पड़ता जा रहा है। मेरे पास यहां पे 2 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से समझना है। अगर यदि मैं किसी भी सॉल्यूशन की बात करूं, कोई भी एक सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा? मेरे पास या तो वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, या फिर वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट, ठीक है। कंसंट्रेट होने का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड होने का मतलब है कि भाई कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे हम H2SO4 लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जगह ऐसी है जहां पे पानी प्रेजेंट नहीं, पानी हर जगह पे है, ठीक है। अब H2SO4 इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पानी नहीं है, पानी प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, प्रेजेंट होता है। अब वो कितनी अमाउंट में है? अगर यदि वाटर थोड़ी अमाउंट में है और H2SO4 की अमाउंट ज्यादा है, अगर H2SO4 की अमाउंट ज्यादा है, पानी की अमाउंट कम है, तो हम कह देंगे कि ये जो सॉल्यूशन है मेरा कंसंट्रेटेड है। जैसे सपोज करो आप दूध पीते हो, ठीक है, तो मम्मा क्या करेगी? अगर यदि दूध के पैकेट में अगर यदि उसको एक बाल्टी में डाल दिया, पूरी बाल्टी में डाल दिया, पानी की भरी है और उसमें डाल दिया, तो हम क्या कहेंगे? वो सॉल्यूशन कैसा है? उसमें पानी बहुत ज़्यादा है और मिल्क थोड़ा सा है। लेकिन अगर यदि उसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं, एक दूध की पैकेट और उसमें
थोड़ा सा पानी, जरा सा पानी, तो मतलब पानी की क्वांटिटी कम है, H2SO4 की क्वांटिटी ज़्यादा है। अरे पानी तो दूध में ऑलरेडी है, प्रेजेंट है पहले से, फिर भी हम उसमें पानी डाल रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, अगर मेरे पास में सॉल्यूशन ऐसा जहां पे H2O की कंसंट्रेशन ज़्यादा और पानी की कम, या हम ये कहते हैं दूसरा कंपोनेंट है उसकी कम है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं। मतलब जहां पे वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा और जहां पे वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। बात क्लियर है? तो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है ये, इसकी क्या कंसंट्रेशन है, ये किस तरीके से प्रेजेंट है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आज हम जो टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं से बेस्ड है। और उनको जब हम पढ़ेंगे तो इनसे हमें पता चलेगा कि हमारे पास में कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। हम इनको दो टर्म्स में मेंशन करते हैं, या तो हम इसको मोलरिटी बोल दें या हम इसको कंसंट्रेशन बोल दें, दोनों चीजों का मतलब एक ही है। तो हम सबसे पहली बात लिखते हैं, पहली टर्म जो आज हम पढ़ने वाले हैं, मोलरिटी। मोलरिटी जिसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम। ठीक है, क्या होता है मोलरिटी? मोलरिटी का मतलब ये है, जैसे मान लो मेरे को कोई भी एक कंपोनेंट दे दिया, कोई भी एक कंपाउंड दे दिया, इसका हम सिंपल अगर यदि फॉर्मूला देखें तो हमें एक सॉल्यूशन मिला, और सॉल्यूशन किसका बना होता है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें दो चीजें प्रेजेंट है। कौन कौन? एक तो सोल्यूट प्रेजेंट है और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है। भाई हमने यही तो देखा था, सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, और जो थोड़ी अमाउंट में होगा वो मेरा सॉल्यूट होगा, जो हायर अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, वो सॉल्वेंट होगा, सॉरी सॉल्वेंट होगा। और जो सॉल्यूशन बनेगा वो इन दोनों से मिलके बनेगा, इन दोनों से मिलके सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है? तो मेरे पास मोलरिटी क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स? जो मेरे सोल्यूट के हैं, जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसके मोल्स। अगर यदि उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से अगर यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास किसके नंबर ऑफ मोल्स को, ध्यान देना है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स को सॉल्यूशन के मोल वॉल्यूम से, जो वॉल्यूम का सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो भी मोल्स निकल के आएंगे, जो हमारे पास कंपोनेंट निकल के आएगा वो मोलरिटी निकल के आएगा। कैसे? अब ये टर्म हम हमेशा लीटर की टर्म में लेते हैं, वॉल्यूम है वो लीटर में लेते हैं। ठीक है, अब लीटर में लेते हैं तो हमारे पास, अगर यदि मैं इस फॉर्मूले को कंप्लीटली एक्सप्लेन करूं तो हम इसको इसको लीटर की बजाय मिलीलीटर में लेते हैं। तो मोलरिटी दैट इज इक्वल्स टू एम, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही हो गया। अब ये लीटर में है, हम इसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1000। ठीक है, यहां आ गया 1000 आ गया। अब क्योंकि हमने किया क्या भाई, कईयों को ये डाउट होगा, यूनिट कन्वर्जन में कंफ्यूजन नहीं रखना है, यूनिट कन्वर्जन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि कईयों को ये डाउट होगा, सर हमने लीटर को तो ml में बदले, लीटर को ml में बदले, तो फिर हमारे पास में 1000 ऊपर कैसे गया? देखो, 1 लीटर इज इक्वल्स टू किसमें, 1000 ml होता है, 1000 ml होता है। हम उसको लीटर को किस में बदल रहे हैं, ml में। अब वो 1 ml की यूनिट निकालेंगे हम यहाँ पे, 1 ml किसके बराबर होगा, 1 लीटर अपॉन 1000, ऐसे लिखेंगे। 1000 ऊपर चला जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये 1000 ऊपर कैसे गया, लीटर को तो ml में बदले, फिर ये 1000 ऊपर कैसे गया, 1000 तो यहाँ आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था। इस बात को कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि लीटर में 1000 ml बिल्कुल है। हम 1000 ml का सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, हम 1000 ml के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम तो 1 ml के लिए निकालना चाह रहे हैं। तो हमारे पास 1000 इसके डिवाइड में, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। ये कंफ्यूजन रहेगा, ध्यान देना इस बात का। तो इस बात को समझना है। तो मेरे पास में मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया,
वो आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन जब पढ़ोगे, मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो वहां पे आपको ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देनी है। ml में है या लीटर में है? तो ml में है तो ऊपर 1000। क्लियर? अब मैं मोल्स को खोलने की कोशिश करता हूं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान देना, कैपिटल M इंडिकेट कर रहा है मोलरिटी को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर दूं मैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो मेरे पास यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास फॉर्मूला बन के आया, जिसको हम बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्लियर? ठीक है। अब मेरे को यहां पे एक चीज देखने को मिली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है, देखो कहां से बन के आया फॉर्मूला? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? लीटर थी, क्योंकि हम लीटर में ले रहे हैं। पहले हमने ये फॉर्मूला लिखा था, लीटर के टर्म में ले रहे हैं। तो इसकी जो यूनिट है वो होती है मोल पर लीटर। इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूनिट, मोल पर लीटर। इसकी यूनिट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज जो इसमें इंक्लूड करनी है आपको, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि वहां पे हमने छोटी छोटी टर्म्स ही पढ़ी थी। यहां पे आपको मेंशन करना है क्या चीजें? हमारे पास में कई जगह पे हमने देखा है कि जैसे मान लो हम अगर यदि टेम्परेचर के साथ में कंसंट्रेशन देखें तो हमें कंसंट्रेशन डिफरेंट मिलती है। मतलब कुछ टर्म्स तो ऐसी हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी और कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। क्या बोला हमने? हमने बोला कि हमारे पास में, यहां से साफ कर रहा हूं, यहां पे मेंशन कर रहा हूं एक चीज को, कि मेरे को ये बोल दिया जाए कि टेम्परेचर के साथ में इफेक्ट बताना है। टेम्परेचर के साथ इफेक्ट बताना है। किसका बताना है? कंसंट्रेशन टर्म्स का। ठीक है। क्या वो कंसंट्रेशन टर्म, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी और कौन सी टर्म कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होगी? कौन सी डिपेंड करेगी, कौन सी डिपेंड नहीं करेगी? क्लियर? टेम्परेचर पे वो टर्म डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन की वो टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी जो वॉल्यूम कैरी करेगी। जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम मेंशन होगा, वॉल्यूम आएगा, वो टर्म टेम्परेचर डिपेंड होगी। और जो टर्म वॉल्यूम कैरी नहीं करेगी, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं आएगा, वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगी। मतलब उसका वॉल्यूम ही नहीं है तो वो डिपेंड कैसे करेगी? क्योंकि देखो, अगर मान लो सपोज करो पानी का एक कंटेनर है, उस पानी के कंटेनर को अगर यदि मैं नॉर्मली रख देता हूं, अगर यदि मैं उसको फ्रीजर में रखता हूं, फ्रीजर में एक पूरी प्याली, एक पूरी कटोरी मैंने भरी पानी की और उसको मैंने फ्रीजर में रख दिया। वो फ्रीजर में जैसे रखेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे? उसको हम देखेंगे कि हमारे पास वो पूरी की पूरी कटोरी है, वो बर्फ की जम गई है, भरी है। ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक गए। अब मैं उसको क्या करता हूं, उठाया, मैं बाहर लेके आ गया, उसको मैंने किस पे रख दिया? हीटर पे रख दिया या कहीं भी मैंने गैस पे रख दिया। मैं उसको हीट करना स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मैं उसको हीट करूंगा, मैं देखूंगा कि जो पानी है उस कटोरी की बजाय वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। हुआ क्या? कटोरी से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। मतलब पहले उसका जो वॉल्यूम था किसके बराबर था? कटोरी के बराबर था। जो कटोरी का वॉल्यूम था उसी के बराबर था। अब मैं उसको हीट कर रहा हूं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि जब वो बाहर गिर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। किसकी बजाय? जो पानी में सॉलिड पानी था उसकी बजाय वो कम हो गया, सॉरी बढ़ गया तो नीचे गिरने लग गया। क्लियर है? अब मैं इसको और हीट करूंगा तो क्या होगा कि वो गैस बनेगी तो वो फैल जाएगा, पूरे एनवायरनमेंट में चला गया। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। कब? टेम्परेचर के साथ।
तो इसका मतलब इसको हम बहुत अच्छे से गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सोचना नहीं है कि हमें तो ये चीज़ कैसे आएगी, किस तरीके से समझेंगे। वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, तो समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको छोटा सा पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, अब खुद ही मान के देख लो, अगर यदि सपोज करो मैं एक रूम में 10 बच्चों को खड़ा कर दूं और मैं वहां पे आग लगा दूं, तो आप क्या उसी जगह पे खड़े रहोगे जहां पे टेम्परेचर बढ़े है? भाई आप फैलना स्टार्ट कर दोगे ना, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा। ऐसा नहीं है कि वो आग जल रही है और खड़े आराम से, ऐसा नहीं है। वो क्या करेंगे, वो भागना स्टार्ट करेंगे, मतलब उनमें रैंडमनेस आएगी, वो भागना स्टार्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। हर चीज़ वॉल्यूम बढ़ाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे ऐसी टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड होगी वो वॉल्यूम कैरी करेगी, और ऐसी टर्म जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी वो वॉल्यूम कैरी नहीं करेगी। तो मैं अगर यदि इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या इसमें वॉल्यूम आ रहा है? तो क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? तो यस, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ वेरी होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा घटा तो ये भी वेरी करेगी। क्लियर? हमने पढ़ा वेट बाय वेट फ्रैक्शन, क्या इसमें कहीं वॉल्यूम आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। दूसरी टर्म लेते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? बिल्कुल है, वॉल्यूम आने लग रहा है, वॉल्यूम आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात ये डिपेंड करेगी। तीसरी टर्म हमने देखी वेट बाय वॉल्यूम, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? बिल्कुल है, क्यों है? क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है, भाई ये वॉल्यूम आ तो रहा है। चौथी टर्म देखी हमने मोल फ्रैक्शन, क्या उसमें वॉल्यूम आ रहा था? कहीं भी वॉल्यूम आ रहा था? नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि मोल्स को ही डिवाइड कर रहे थे N1 अपॉन N1 प्लस N2। सारी टर्म्स तो मास अपॉन मोलर मास के साथ ही वेरी हो रही है। मोल फ्रैक्शन में मोल्स से ही रिलेट हो रहा है और मोल्स में मास आ रहा है, तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं है। हम वॉल्यूम से कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हैं, हम यहाँ पे तो मास से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आपको सारी टर्म्स ऐसे अलग अलग बना लेनी, कौन सी टेम्परेचर डिपेंड हो रही है, कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर? तो मेरे पास यहां से फॉर्मूला बना मोलरिटी का, वो बना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ml में है, ये यूनिट ध्यान देनी है। दूसरी टर्म हम और देख लेते हैं, क्योंकि आज हम इन दो टर्म्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे और फिर इनके बेस न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि हमारे पास में क्या क्या होता है न्यूमेरिकल का। सेकंड टर्म जो इसी टर्म से बिल्कुल मेल खाती है, बिल्कुल सिमिलर। कैसे? यहां पे हमारे पास में दूसरी टर्म है, वो है मोललिटी, बस इसमें थोड़ा सा हकलान है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे? मोलरिटी, मोलरिटी हम बिल्कुल खुल के बोल रहे थे। अब हम क्या करेंगे? हकलाएंगे, थोड़ा सा अपनी जुबान को तुतलाएंगे। कैसे? मोललिटी, मोललिटी को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है? तो हमारे पास में मोललिटी को हम स्मॉल एम से इंडिकेट, जहां पे इसका फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमने पीछे पढ़ा है भाई, सोल्यूट ही तो पढ़ा है ऊपर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स होंगे। ठीक है, वो पढ़ लिया। लेकिन यहां पे वहां पे क्या किया था हमने? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेंशन किया था। केवल अकेली एक ऐसी टर्म है, मोलैलिटी केवल अकेली एक ऐसी टर्म है जो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। केवल अकेली एक ऐसी टर्म है सारी कंसंट्रेशन टर्म्स में से जहां पे अकेली पूरे की पूरी कंसंट्रेशन टर्म में अकेली सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, और वो भी क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास है तो मास की यूनिट क्या होती है? देखो ध्यान देना है, वहां पे हमने वॉल्यूम लिया था, तो वॉल्यूम को किस में लिया था? लीटर में लिया था, लीटर में लिया था। यहां पे इसकी यूनिट क्या होती? किलोग्राम में, किलोग्राम में यूनिट है, किलोग्राम। क्लियर? अब हम इसको मेंशन कर लेते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और किसमें? ये किलोग्राम में है, तो किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, तो इसके मोल्स को खोल लेते हैं हम। मोल्स को खोलेंगे तो मोल्स क्या है? मास अपॉन मोलर मास इनटू मास किस में कन्वर्ट हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट, या हम इसको यहां पे लिख लेते हैं
मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर 1000 चला गया क्योंकि हमने इसको ग्राम में बदल दिया है, और ये सॉल्यूट का वेट है। तो मेरे पास यहाँ से बन के आया फॉर्मूला, क्या बन के आया, मोलेलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, पीछे यूज किया था, इनटू 1000, पीछे मोलेलिटी में यूज किया था, मोलर मास पीछे यूज किया था। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट का है। मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास सॉल्यूशन बन गया, या मोलेलिटी की टर्म आ गई। क्लियर। अब आती है इसकी यूनिट, क्या होगी यूनिट, क्या होगी भाई, मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल होती है। सोलवेंट को किलोग्राम में ले रहे हैं तो इसकी यूनिट किलोग्राम, तो किलोग्राम में, मास की यूनिट तो किलोग्राम में, और डिवाइड में है तो पर किलोग्राम, मतलब मेरे पास में यूनिट हो गई इसकी मोल पर किलोग्राम। मोलेलिटी की यूनिट होगी मोल पर किलोग्राम। क्लियर। दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझने वाली है। क्लियर। चलो अब हम इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये चीज और देखते हैं। क्या ये टेम्परेचर डिपेंड करेगी या इंडिपेंडेंट होगी, तो ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं भी वॉल्यूम मेंशन है, क्या कहीं भी वॉल्यूम है, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंड होगी, डिपेंड ही नहीं करेगी। टेम्परेचर वेरी करे, चाहे हम 10 डिग्री सेल्सियस पे ले, चाहे 20 पे ले, 50 पे ले, 100 पे ले, किसी पे ले, ये वेरी नहीं करेगी, ये सेम रहेगी। क्लियर। तो हमारे पास यहां से हम देखते हैं, अब कोई भी एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि हम किस तरीके से इनकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। चलो देखो, मान लो सपोज करो मेरे को बोल दिया, सपोज करते हैं, एग्जांपल है 98 ग्राम H2SO4 जिसको डिजोल्व किया है हमने 250 ml सॉल्यूशन में। 250 ml, अगर मेरे पास में क्वेश्चन क्या बोला है, 98 ग्राम H2SO4 उसको हमने डिजोल्व किया वाटर में, और हमारे पास जो सॉल्यूशन बना वो 250 ml सॉल्यूशन बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बना और वो 250 ml बन गया। कैलकुलेट करने मोलरिटी, उसकी मोलरिटी क्या होगी ये कैलकुलेट करने। तो बहुत सिंपल सा काम है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे वेट दे रखा है, किसका, सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन बोला है, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि वहां पे H2SO4 है प्लस वहां पे H2O है, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है, बिल्कुल बाइनरी सॉल्यूशन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास में जो सॉल्यूशन बन रहा है इसमें H2SO4 है, दैट इज 98 ग्राम, 98 ग्राम। H2O इसका वेट नहीं है, तो आपको हर जगह पे मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी ये बोला जाएगा H2O, तो H2O ध्यान देना है कि यूनिवर्सल, जैसा नहीं बोल देते भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई सूरज है वो हमेशा ईस्ट में ही राइज होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी तरीके से यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। कभी कभी अगर यदि कभी दे रखा है, मेंशन कर दिया कि भाई ये थोड़ी क्वांटिटी में, तब बात अलग है। अदरवाइज अगर यदि ये बोला है कि उसमें ये चीज प्रेजेंट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सॉल्वेंट के टर्म में ही मिलेगा। ठीक है। 98 ग्राम दे दिया, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन बना इन दोनों से मिलके, और जो कि वॉल्यूम बना रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बन रहा है, दैट इज 250 ml सॉल्यूशन बन रहा है। मोलरिटी निकालनी है, चलो निकाल लो। मोलरिटी इज इक्वल्स टू m किसके बराबर है, किसके बराबर है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसके बराबर है। निकालो, मास दे रखा है 98 इंटू 1000, डिवाइड करते हैं इसको, H2SO4 का वेट आता है 98 ग्राम पर मोल, इनकी यूनिट मेंशन या नहीं कर रहे, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 250 ml। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 98 से 98 कैंसिल, 250 से 4 कैंसिल, दैट इज 4 मोल पर लीटर। जो मेरे पास में ये आ गया, इसकी मोलरिटी आ गई। मोलरिटी कितनी है, दैट इज 4 मोल पर लीटर। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, एकदम समझ में आ गया। तो अब हमारे पास में यहाँ पे इस चीज़ को हमने समझा कि हमने ये देखा कि
कि मेरे पास में किस तरीके से मोलैरिटी आ रही है, किस तरीके से हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं है। चलो एक चीज़ और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज किस तरीके से कर सकते हैं। देखो देखते हैं, कंफ्यूजन करने के लिए हमें ये बोल दिया, क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ये तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली बोल दिया कि भाई ये हमारे पास 250 ml सॉल्यूशन है, इसमें बताइए, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब बोल दिया कि मेरे पास में क्या है, 40% मास बाई वॉल्यूम H2SO4 का प्रेजेंट है, 40% वेट बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है H2SO4 का। कैलकुलेट कीजिए मोलैरिटी। अब कैलकुलेट करो, अब करो, क्वेश्चन अब है। देखो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें पहचानना है किससे रिलेट किए, कंसंट्रेशन टर्म से ही तो रिलेट किए, पहले दे रखी थी उसी से ही रिलेट किए, उसी से रिलेट किए। देखो क्या बना मेरे पास में, मोलैरिटी का फॉर्मूला, उसको यूज करने से पहले हम इसको देख लेते हैं। H2SO4 जो मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन बना है H2SO4 का, जिसमें 40% बने, मतलब 40%, इसका मतलब क्या हो गया सॉल्यूशन का। और ध्यान देने, वेट बाय वॉल्यूम दे रखे हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट कितने है, दैट इज 40 ग्राम। 40 ग्राम कितने ml में, 100 ml में प्रेजेंट है। ध्यान से समझना इस बात को, क्यों है, क्योंकि 100 हम क्यों ले रहे हैं, सॉल्यूशन का वेट हम क्यों ले रहे हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम 100 क्यों ले रहे हैं, ये आपको पता है, पीछे मैंने डिस्कस किया था। 100 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम कौन है, H2SO4, इसका मतलब ये लिखा है। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 40/98 इंटू 1000 अपॉन 100। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास में, जो भी कैलकुलेट हो जाएगा उसको कैलकुलेट कर लेना, कर लोगे, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक मोलैलिटी पे बेस कर लेते हैं। मोलैलिटी का हमसे इसी में बोल दिया 40% वेट बाय वेट, कैलकुलेट कीजिए मोलैलिटी, मोलैलिटी 40% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4, कैलकुलेट मोलैलिटी करो। तो 40% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ H2SO4 दैट इज 40 ग्राम, वेट ऑफ H2 दैट इज 60 ग्राम, और दोनों का सॉल्यूशन बना वो 100 ग्राम का बने। जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज 100 ग्राम, वेट ऑफ H2SO4 दैट इज 40, सॉल्वेंट दैट इज 60। अब हमें मोलैलिटी निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं, 40 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100 इंटू डिवाइड में आएगा किसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट कितने है, 60 ग्राम है। इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कैलकुलेट होके आएगा, उसको कैलकुलेट करना है। कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है। तो इस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमें क्वेश्चन निकालने हैं। क्लियर, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं बचा होगा मेरे ख्याल से। पहले आप इनके प्रैक्टिस करके देखना, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे चलते चलेंगे, थोड़े थोड़े इसके क्वेश्चंस पे इंप्रूव करते चलेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको अलग अलग वेरिएशन मिलेगा, जहाँ पे आपको एक ही तरीके से घुमा दिया जाएगा, ठीक है। सभी को मिक्स करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स को लास्ट में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले आज सिर्फ यहाँ तक प्रैक्टिस करके देखनी है आपको कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मोलैरिटी और मोलैलिटी हमने 2 टर्म्स और देखे, आज नहीं 4 हमने पीछे देखे थे, टोटल 6 टर्म्स हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली 2-3 टर्म्स और देखेंगे, जहाँ पे हम सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को इंक्लूड कर देंगे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।